सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक व्याधि पे बात करेंगे, लेकिन एक मिनट रुकिए, मेरे कुछ लैपटॉप में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए। चलिए, आज का जो टॉपिक है ये डिस्टोनिया करके है, जिसमें अलग तरह के कंपवात जैसे सारे सिम्टम्स आते हैं। इसको हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। डिस्टोनिया नाम का जो व्याधि है आयुर्वेद में उसी के पैरेलल कंपवात बोला है। इसमें क्या होता है कि मसल्स में स्पाज्म होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब या तो अकड़ जाएगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर वहां पे कंपन होने लगेगा। इसको हम कंपवात भी बोल सकते हैं। कफ दोष का क्षय होता है। एक मिनट रुकिए। कफ दोष का क्षय होता है और वात का चल गुण की वृद्धि होती है और रुक्ष गुण की बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। वैसे हेतुओं का सेवन होता है कि जैसे रात्रि जागरण हो गया, अति मैथुन हो गया, विरुद्ध अन्न का सेवन हो गया, फिर उसके बाद में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया। एलोपैथी साइंस इसको ऐसा बोलता है कि ब्रेन में बेसल गैंग्लिया जो है वहां पे जो भी मतलब जो सेंटर्स है उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है, उसके वजह से एबनॉर्मल फंक्शनिंग होने लगता है। इसको हम खल्ली बात भी बोल सकते हैं। और बात की वृद्धि हो गई है और वायु का चल गुण बढ़ गया है। इसी के वजह से आईज पे भी उसका इफेक्ट होता है, फेस पे होता है, नेक पे होता है, वोकल कॉर्ड पे होता है, लिम्स में होता है, फुट में होता है, अलग अलग जगहों पे ये होता है। तो इसके कारण मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखा जाए तो इसका कारण स्ट्रोक हो सकता है। ब्रेन में इश्चेमिक चेंजेस आ गए हैं या फिर हिमरेजिक स्ट्रोक हो गया है या ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, ड्रग्स का रिएक्शन हो गया है। कॉपर टॉक्सिसिटी की वजह से जो विल्सन डिजीज होता है उसमें भी ऐसा हो सकता है। ब्रेन में ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से जो इश्चीमिया बोलते हैं उसके वजह से हो सकता है। या फिर हैवी मेटल्स या कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा चला गया
और या फिर ब्रेन इंजरी हो गया या स्पाइनल इंजरी हो गया, तो इसमें क्या होता है कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, अलग तरह के मसल कॉन्ट्रैक्शन होंगे और ट्विस्टिंग होगा, या फिर रिपीटेटिव मूवमेंट्स होंगे, जैसे कि वो कंपन हो रहा है कंटिन्यू, या एब नॉर्मल पोस्चर्स हो जाएंगे, मतलब इंसान खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है, तो कुछ अलग तरह का होने लगता है। इसमें ये जो मूवमेंट होते हैं वो इंसान जानबूझ के नहीं करता है, इनवॉलेंटरली मसल में कॉन्ट्रैक्शन और ये सब चीजें होती हैं। कभी कभी पेनफुल होती हैं, कभी कभी नहीं होती हैं, कभी कभी एक मसल पे होती है, कभी कभी बहुत सारे मसल्स में होती है, हाथ में होती है, पैर में होती है, गर्दन में होती है, या पूरे बॉडी में हो सकती हैं। और इसमें इंसान को नॉर्मल इंटेलिजेंस रहता है, कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन वो वायु का चलत्व गुण बढ़ गया है और रुक्षत्व बढ़ गया है, इसकी वजह से होता है। दूसरा क्या है कि मॉडर्न डॉक्टर्स तो बहुत सारा बोलते हैं कि ये क्यों होता है ये हमें नहीं पता, उन्होंने अभी वात पित्त कफ तो मॉडर्न साइंस में है नहीं, लेकिन ब्रेन में जो सेकेंडरी कॉजेज होते हैं, प्राइमरी कॉजेज पता नहीं है, सेकेंडरी कॉजेज ये होता है कि डिजेनरेटिव चेंजेस ब्रेन में आने लगते हैं, मेटाबॉलिक सीएनएस डिसऑर्डर होने लगता है, विल्सन डिजीज, और जो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये सब होने लगता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने लगता है, सेरेब्रल पाल्सी होता है, स्ट्रोक होता है, ब्रेन में हेपोक्सिया होता है, या कोई मेडिसिन से ड्रग इंड्यूस्ड, उसके वजह से भी ये कारण हो सकते हैं। तो ये पूरे बॉडी में कहीं पर भी ये डिस्टोनिया हो सकता है, अलग अलग भाग में हो सकता है। तो इसमें डिस्टोनिया में इंसान सीधे से खड़े नहीं हो पाता है, बैठ नहीं पाता है, उसके जो पोस्चर है वह पूरा चेंज हो जाता है, उसको क्रैम्प्स आते हैं, कंटिन्यूअस पेन हो सकता है, उसके मसल्स में स्पाज्म हो सकता है, मतलब से खिंचाव हो सकता है पूरा, एकदम अकड़न हो सकती है, या फिर इनवॉलेंट्री मसल में कुछ ना कुछ मूवमेंट्स होने लगते हैं। और उसके बाद में और देखिए तो हैंड राइटिंग, लिखते टाइम उसका हाथ कांपने लगता है, अच्छे से वो अक्षर नहीं लिख पाता है, उसको एक लाइन दो लाइन लिखने में तकलीफ होने लगती है। उसी तरह से इंसान भाग नहीं सकता है, इंसान चल नहीं सकता है, अगर वो चलेगा तो उसको या तो पैर के जो कदम है वो ज्यादा जल्दी आएंगे, या फिर वो उठाने में तकलीफ होगा उसका। कभी कभी सर्वाइकल अगर डिस्टोनिया हुआ तो जो नेक है एक साइड झुक जाएगा, और दूसरे वो चाहता नहीं है लेकिन एक साइड झुकने का भी रखता है। उसी तरह से आंखें जो रहती है वो आंखें ब्लिंक करती हैं बहुत जल्दी जल्दी, और कंट्रोल नहीं होता है, आंखों में भी ब्लिंकिंग बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। उसी तरह से इंसान कभी कभी अंधा भी हो जाता है। इसी तरह से ट्रेमर्स आते हैं, बोलने में तकलीफ होती है, स्पीच डिफिकल्टीज होती है। और ये सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हमें दिखता है मसल्स में, लेकिन ये ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। प्राइमरी डिस्टोनिया जो रहता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ओरिजिन होता है, और मोटर फंक्शंस जो रहते हैं उसमें डिस्टरबेंस होता है, बेसल गैंग्लिया में इसका इफेक्ट शुरू होता है। दूसरा सेकेंडरी डिस्टोनिया है, वह ब्रेन डैमेज की वजह से हो सकता है, केमिकल इम्बैलेंस ब्रेन में अगर हो गया है उसके वजह से हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, कुछ कुछ एलोपैथी के ड्रग्स के साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है, या कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीमारी की वजह से हो सकता है, जैसे विल्सन डिजीज होता है उसमें ताम्र की टॉक्सिसिटी होने की वजह से ये होता है। ऐसे मैंने पेशेंट देखे हैं, एक तो डॉक्टर हरिहर सर के गांव के पास से एक पेशेंट आए थे, उनका बच्चे को विल्सन डिजीज हुआ था और उसको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे थे। तो इसमें भी अलग अलग होते हैं डिस्टोनिया, एक जनरलाइज्ड होता है कि पूरे बॉडी में होता है डिस्टोनिया, एक होता है फोकल डिस्टोनिया जो कोई एक भाग में होता है, एक होता है मल्टीफोकल डिस्टोनिया जो दो या उससे ज्यादा बॉडी पार्ट्स में हो सकता है, एक होता है सेगमेंटल, मतलब दो साइड में होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा या आधा होगा, राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, सेगमेंट में होगा, अलग अलग तरह से हो सकता है। या फिर हाथ में हो सकता है, पैर में हो सकता है, एक साइड के एक हाथ एक पैर, या दूसरा हाथ दूसरा पैर, या दोनों हाथ दोनों पैर, ऐसे कहीं सर भी हो सकता है। तो हम ये डिस्टूनिया के अलग अलग टाइप्स है, इसके हिसाब से हम लोग चिकित्सा देखेंगे। एक ऐसे ही आप लोग के स्क्रीन पे दिखेगा, एक मिनट, ये मैं आप लोग को जो दिखा रहा हूँ, हाँ ये होता है राइटर्स क्रैम्प, लिखते टाइम तकलीफ हो रही है, उसमें हाथ के या कंधे के जो मसल्स हैं उसमें डिस्टोनिया होता है, तो उसकी वजह से डिस्टोनिया, मतलब जो मसल का टोन है वो बिगड़ गया है वहां पे, बिगड़ गया है तो या तो वो कांपते रहेगा,
क्रैम्प्स आएंगे, या फिर मसल में स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन होगा, एबनॉर्मल होगा। तो उसके वजह से इसको हम टाइपिस्ट क्रैम्प भी बोलते हैं। जो टाइपिस्ट पहले होते थे टाइपराइटर पे, या म्यूजिशियन क्रैम्प, जो हारमोनियम वगैरह बनाते थे, उनको भी क्रैम्प आता है, जो म्यूजिशियन रहते हैं। तो उनको भी ये डिस्टोनिया नाम का प्रॉब्लम होता है, म्यूजिशियन क्रैम्प वगैरह बोलते हैं। इसमें पूरा नर्व का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है। आयुर्वेद में इसको कंपवात बोलते हैं। हम आगे और इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। क्लिनिकल डायग्नोसिस ये रहता है कि हमें तो एक लक्षण देखना पड़ता है, हेतु निकालना पड़ता है, एमआरआई ब्रेन पेट स्कैन करके देखना पड़ता है, सीबीसी पूरा ब्लड काउंट पूरा देखना पड़ता है, फिर उसके बाद में यूरिन का एनालिसिस करना पड़ता है। और आयुर्वेद के हिसाब से देखिए तो वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने की वजह से रात्रि जागरण हो गया, रुक्ष अन्न की वजह से, और मज्जा में वायु अगर चला गया है और वहां पे क्षयात्मक संप्राप्ति हो रही है, या वात की वृद्धि हो रही है, दोनों कंडीशन हो सकता है, मांस में भी हो रही है, चलत्व और रुक्षत्व बढ़ रहा है, तो वायु बढ़ जाएगा। तो वायु नॉर्मली पूरा शरीर पूरी दुनिया में देखें तो चल गुण है। वायु है, वायु यंत्र तंत्र धरा बोलते हैं। वायु है इसलिए समुद्र में कंपन हो रहा है, मतलब समुद्र में लहरें आ रही हैं। अगर सुनामी आता है तो वो वायु की वजह से आता है, तूफान आता है वो वायु की वजह से आता है, बारिश होती है वायु की वजह से होता है। ऐसे ही शरीर में अगर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो हमारे शरीर में भी वायु अगर बिगड़ गया है तो ये डिस्टोनिया जैसे प्रॉब्लम होती है। और यह मांस में, मेद में और मज्जा धातु में बढ़ जाती है। वायु का रुक्षत्व बढ़ता है, वायु का चलत्व गुण बढ़ जाता है, बाकी भी बढ़ेगा, शीतत्व बढ़ेगा, और भी सारे लघु गुण और ये सब भी बढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा चलत्व रुक्षत्व बढ़ जाता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब वायु का चलत्व गुण बढ़ता है इसलिए कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं मांस धातुगत डिस्टोनिया, लेकिन ये मज्जा से भी रिलेटेड रहता है, मांस मेद और मज्जा। तो इस पर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर हरिहर सर, डॉक्टर अरविंद सर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते सर। मेरे लैपटॉप को भी वा- डिस्टोनिया हो गया, अभी मुझे इसको बनवाना है। जी। सर आपके पास तो इलाज है सर हर चीज का। हाँ। सबको मेरा प्रणाम। वाद का जब भी हम लोग सोचते हैं तो एक बहुत बढ़िया श्लोक आया है, संस व्यास वेद स्वय संग अंग वेद स्वय, पूरा याद नहीं है। संग अंग भंग को अंग भंग संकोच वर्त हर्ष तर्पणम कंप पारुष स्तंभ संकोच है ना। तो ये जो है, जितने भी आपकी कंप आ रहा है, स्तंभ हो रहा है, अंग भंग हो रहा है, संकोच हो रहा है, हर्ष हो रहा है, रोमांच हो रहा है, तो ये सब वात के लक्षण उन्होंने बोले हैं। वात का उन्होंने दो टिके बोला है, या तो आवृत या कोई भी दोष नहीं है, तो निरुपस्तंभित बोला है उन्होंने। तो जब निरुपस्तंभित बात होता है तो उसमें क्या होता है, केवल बात वृद्ध होती है। और जब बात केवल वृद्ध हो रही है तो क्या हो रहा है इसमें, जो संकोच है और आक्षेपण का गुण आ रहा है, और वो शिरा स्नायु संकोच बोला है, शिरा स्नायु शोष बोला है, क्योंकि वात जो है रुक्ष लघु शीत खर होती है। तो वो जहाँ पे भी इकट्ठा होगी वहां पे रुष्टता करेगी, लघुता करेगी, रुक्ष लघु खरता करेगी, मतलब ड्राइनेस करेगी। किस पे करेगी, शिरा स्नायु में संकोच भी करेगी, और वहां पे नरिशमेंट नहीं पहुंचेगा। तो इसके मतलब क्या हुआ कि वहां पे वायु तो वृद्ध है, लेकिन वहां पे जब जब शोषण नहीं हो रहा है या शिरा स्नायु का संकोच हो जा रहा है, मीन्स वहां पे कफ का क्षय हो जा रहा है, क्योंकि कफ जो है वो पुष्टि करता है। अब जब हम एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं तो कई चीज़ के सिम्टम आते हैं। जैसे सर ने बहुत बढ़िया बताया कि प्राइमरी होती है तो उसमें सीएनएस लेवल पे होता है, वो बच्चों में भी मिलता है। और कई बार आई ब्लिंकिंग होती है, कई बार कोई भी एक तरीके के हाथ पैर में जो है क्रैम्प्स या मसल्स टिचिंग वगैरह शुरू हो जाती है। और कई बार एब्डोमिनल में भी होता है, कई बार फेस पे आता है। और जब सेकेंडरी आता है तब उसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, उसके मतलब ब्रेन डैमेज है या कोई ट्रॉमा है, या कोई भी जैसे सर ने बताया कि कोई लीजन है, या नेक्रोसिस नेक्रोसिस आ रही है।
तो उसने क्या किया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डाला। जो ये जो क्रैम्स वगैरह हैं, ये जो भी इस तरीके के जो वाइब्रेशन, ये मिलना हिलना मिलना जो थोड़ा सा होता है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है। मींस शिरा मूल बोला गया है आयुर्वेद में। तो मतलब मूल में जो है हमको देख के चलना है। अब वहां पे मूल मूल में भी एक रीजन रहा, एलोपैथिक ने कहा कि पेरिफेरल में भी है, लेकिन उन्होंने भी मूल पे भी उन्होंने भी कहा है कि हेड रीजन में होता है, या हेड में कोई रीजन है, या नर्वस सिस्टम या मेद नहीं बता पाए। लेकिन हम लोग के समय में, हम लोग के लिए मेद मास और जो है ये इसकी दृष्टि है। और जब उसकी जो जब ये बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया कि जो सर ने कि बात का जो चल गुण है और रूक्ष गुण है वो इंक्रीज हो रहा है। तो चलत्व में जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मीन्स वहां पे उसको एग्रीवेशन तो है, बात को एग्रीवेशन है। चाहे वो रात्रि जागरण हो या कोई भी इस तरीके का टेंशन भी एक बहुत बड़ा कारण, एलोपैथिक ने ही बोला है, हम लोग भी बोलते हैं। और खाने पीने में स्नेह का अभाव, जिसकी वजह से बात, और नॉर्मल वायु का चलित नहीं हो रहा है, अपान काल नॉर्मल नहीं हो रहा है, प्राण का नहीं हो रहा है, और जो सारी वायुएं डिस्टर्ब हो रही हैं, तो कम पा रहा है। अब जब हम लोगों ने आयुर्वेद में इसमें देखा तो दिमाग में आया मांस भी हो सकता है, मांस मेद भी हो सकता है, मज्जी अवस्था मज्जा अस्थि होती है। जब मांस आवृत देखा तो हर्ष पिपली काना क्या संचार इव मांस के, मतलब रोमांच तो हो रहा है और चींटियां काट रही हैं, तो ये सिम्टम तो आना शुरू हो जाता है। और फिर जब मांस मेदों में गया तो गुर्वांग तुदते अर्ध दंड मुष्टि महतम था। तो पेन इसमें जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें था कि ये ऑटोनोमिक हो रहा है, लेकिन अगर आप उसको कंप्रेस करने की या प्रेस करने की कोशिश करते तो और ज्यादा हो जाता है। तो मांस मेदोगतो भी आ गया, क्लियर कट हो गया। और जब हम लोग ब्रेन को लेके चलते हैं या नर्व्स को लेके चलते हैं या स्नायु को लेके चलते हैं तो मज्जा मज्जा हम नहीं भूल सकते। तो उसमें एक बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा है, भेदो अस्थि प्रमाण संधि शूलम मांस बल क्षय। तो इसमें क्षय होना शुरू हो जाता है मांस का। और असपना मतलब नींद नहीं आती है, पेशेंट को ज्यादा बेचैनी रहती है और लगातार दर्द बना रहता है। असपना संतता रुक क्या मस्थि अच्छी मज्जी मस्सी अज्जा गते अनिला। चिकित्सा इसी कंसेप्ट में लेके चलना है कि बात वृद्ध है, कफ क्षय है, वात का रूस गुण बढ़ा हुआ है, उसके विनिग्ध स्निग्ध उष्ण और समन चिकित्सा करनी होगी। हम लोग के में अब स्नेहन अवगाहन वगैरह होता है और रसायन चिकित्सा, लेकिन अभी चिकित्सा पार्ट पे नहीं जाते हैं। लेकिन हमको वात का परिपूर्ण वात के जो चल जो परमाणु, जो वात के परमाणु जो चल चल गुण से इंक्रीज हो गए हैं, तो वो उसको कम करने के लिए इसने और ये चिकित्सा करनी पड़ेगी। एक सर ने बहुत बढ़िया अभी राइटर्स कैंप का बताया, वो मेरे को भी एक पेशेंट मिला था इस तरीके का, उसको भी जो है इस तरीके का और पहले जमाने में टाइपिस्ट बहुत होते थे, उनको ये बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो वो इसके अलावा जो है कई बच्चों में इस तरीके की जो आई ब्लिंकिंग वगैरह का जो है सिम्टम आता, तब जब पढ़ने लगे तो समझ में आया कि ये भी डिस्टोनिया का ही सिम्टम है। कई बच्चे एकदम से आंखें करते हैं। सर्वाइकल में तो मिलता ही मिलता है कई बार वो, जो इस तरीके के पेशेंट आते हैं जिसमें गर्दन हिलती रहती है, उनकी हर समय गर्दन हिलती रहती है, बात भी कर रहे हैं तो उनकी गर्दन जो है आगे की तरफ ऐसे झुकती रहती है। तो ये और क्लियर हो जाता है कि जो है अस्थि मज्जा और मांस और मेद की हम लोग को चिकित्सा करते हुए आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। राइट सर, थैंक यू सर। हेलो। हेलो। सर का हैंग हो गया है शायद सर। आप बोलते रहो प्लीज। और कोई बोले, बीना मैम है? बीना मैम या मनीषा मैम या
कोई और मैम? चलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा और। हेलो, ठीक है ना? हेलो। जी सर, आवाज आ रही है, आप बोलिए सर। हाँ हाँ। तो जब हम लोग वात की चिकित्सा जब करते हैं तो वात में जब भी हम लोग को जो पहले के तीन ज्ञान रुक्ष लघु शीत के विरुद्ध चिकित्सा करनी पड़ती है। मतलब स्निग्ध उष्ण अब ब्रहण चिकित्सा करनी पड़ती है, और साथ साथ करना होता है रसायन चिकित्सा भी करनी पड़ती है। तो इसीलिए इसमें हमेशा बात को पेसिफाई करने के लिए रसायन चिकित्सा की जाती है। और जो रसायन भी जो है हम लोग के लिए बोले गए हैं वो इतने सटीक बोले गए हैं। शिलाजित आदि है, पिपली रसायन है, या इस तरीके के अमृत प्राश घृत है, ये आपका अष्टमंगल घृत है, आपका कई जो होते हैं, नवायश चूर्ण है, नवायश लौह है, भद्र दारू बोला गया। इस तरीके से जो है रसायन चिकित्सा की जाती है, क्योंकि हमको चल रुक्ष और चलत्वम पे जो है वात के काम करना है, कफ का ग्रहण भी करना है। तो इसके लिए उन्होंने विदारियादि भी बुलाया गया है, और विदारियादि बहुत बढ़िया काम करता है। और एक बहुत बढ़िया श्लोक आया है भद्र दारूवादी का, भद्र दारू नतम कुष्टम दशमूलम बलाद्वय। अगर इसको ही पकड़ लिया जाए तो सारी व्याधियां ठीक हो जाती हैं। भद्र दारू देवदार को बोला गया, दसमूल बोला गया, नतम उसको क्या है आपको रात में जटामांसी वगैरह को बोला गया, नतम कुष्टम और बला दो है, दोनों बलाओं को जो है उन्होंने बोला गया है। तो इसको उन्होंने उसमें भी किया है कि आपका रसायन के रूप में, और इवन इसके कषाय के रूप में भी जो है इसका सेवन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को रुक्ष लघु शीत गुण के विरुद्ध चिकित्सा करनी है, कब के क्षय की चिकित्सा करनी है। खल्ली सद्य बोला भी, खल्ली कर मूला मोट नहीं बोला गया। खल्ली के लिए कर मूल के अगर हाथ और पैर के मूल में अगर जाता है तो ऊपर की तरफ जो होता है तब खल्ली बोला गया है। एक और कंप जो जब आक्षेपक का जब मैंने पढ़ा तो आक्षेपक में बोला गया मुहर आक्षेपति आक्षिपति क्रुद्धो गातान आक्षेपको अनला। मतलब थोड़ा सा भी मुहूर आक्षेपति, जो थोड़ा सा भी इस तरीके का, मतलब जरा सा भी कोई भी स्ट्रेस फैक्टर आता है तो अगर वहां पे वायु वहां पे इकट्ठा हो गई है, या वायु ने अपना स्थान बना लिया है, तो वो तुरंत ही जो है फिट्स या इस तरीके का आक्षेप बोला गया या कम बोला गया वो आना शुरू हो जाते हैं। और गातरान बोला है, मतलब हाथ पैर में आना शुरू हो जाते हैं। पाड़ी पादम चा संशोष से बोला गया, मतलब हाथ पैर में संशोष मतलब शोष हो जाता है या सूख जाती है। क्या क्या मतलब ऐसी क्या चीज है वो उन्होंने बोला शिरा स्नायु सा कंडरा, मतलब शिराएं स्नायु और कंडरा ये सूखती हैं। शिरा स्नायु को शिरा धमनी को उन लोगों ने रक्त का जो है वो बोला गया उपधातु, और शिरा स्नायु को मांस का बोला गया। तो हमको रक्त की भी चिकित्सा करनी है, स्नायु कंडरा मांस का बोला गया है। और अस्थि का भी चिकित्सा करनी होगी, क्योंकि अस्थि की जगह मज्जा की, सॉरी, तो रक्त मांस और मज्जा की चिकित्सा निकल के आती है इसमें। और और ब्रह्म चिकित्सा, चाहे वो अभ्यंग हो और वस्ती चिकित्सा हो, चाहे वो मुस्तादियापन हो या राजयापन बस्ती हो, या क्या कहते हैं रसायन चिकित्सा, जो जिसमें हम लोग के पास बहुत सारे नर्सिंग रसायन, में भूल गया था, नर्सिंग रसायन, वो चिकित्सा की जाती है। सर कोई और बोलना चाहता हो तो सर आ जाइए। पाठक सर तो अभी है नहीं। शशि मैम भी नहीं है। जी सर, गुड इवनिंग सर, बताइए सर। हाँ सर, मैम आइए ना, आपका इंतजार कर रहा हूँ मैं, आइए जल्दी आइए। सर किस चीज पर बोला? मैं एक्चुअली मेरा फोन आ गया था, डिस्टोनिया बताइए। मैम, जैसे जनरली क्रैम्प्स हो जाते हैं ना, इनवॉल्यूंटरी क्रैम्प्स हो जाते हैं, जिसमें वात का चल गुण बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाथ पैर कांपने लगते हैं, हाँ, गर्दन हिलने सिंपल सी लगती बात है। है, मसल टोन चला जाता है ना, खत्म बात। यस मैम आ जाइए मैम, आप हाँ बोलना शुरू करिए मैम। ठीक है सर, गुड इवनिंग सर। देखो, डिस्टोनिया का सिंपल सा मतलब हो गया कि टोन नहीं है। तो बॉडी की जो मसल टोन को लाना हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा दो केसेस में हो सकता है। एक तो ओल्ड एज में होगा, क्योंकि ओल्ड एज में इटसेल्फ वो वात बढ़ जाता है, और जब वात बढ़ जाएगा तो वात के विकारों में ही आता है कि बॉडी का टोन चला जाता है।
हालांकि ऐसा नहीं है सिर्फ वात यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। अगर कफ का क्षय है, प्रॉपरली कफ धातु नहीं बन रही है, क्योंकि पोषण का काम, नरिशमेंट का काम कफ करता है, तो आयुर्वेद के हिसाब से इसमें वात और कफ दोनों दृष्टि होगी। एक तो एज रिलेटेड वात बढ़ा तो वहां पर भी हुआ, प्रॉपर पोषण नहीं हुआ तो वहां से भी कफ का हुआ, जो भी हमारा कफ जॉइंट्स वगैरह में है, श्लेषक कफ वगैरह, वो सारी चीजें। और एक तरीके से समझिए कि जो मसल की गर्थ होनी चाहिए, मसल की थिकनेस होनी चाहिए, वो चीजें नहीं है। तो इन सारी चीजों के लिए अगर, और कई बार क्या होता है कि कुछ लोग एक्सेस वर्क करते हैं, खास करके कम एज में जब बच्चे कोई काम करना शुरू करते हैं। बिफोर, जैसे हमारे पास एक पेशेंट आया था जो सियाटिका टाइप की कंप्लेन कर रहा था। ही वाज हार्डली 21 ईयर ओल्ड, और उसको जॉइंट्स वगैरह में तकलीफ होना शुरू हो गई, कमर दर्द, 3-4 साल से है, डिजेनरेटिव चेंजेस आए हैं। और उसने खुद कबूला था कि मैंने बहुत कम एज से काम करना शुरू किया। तो वक्त से पहले अगर किसी चीज पर दे देते हैं बल, जैसे अगर फूल खिला नहीं और कली है तभी आपने उसको तोड़ लिया, तो वो कभी भी नहीं खिल पाएगा या कभी भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमें मेन यहाँ पर क्या करने की जरूरत है, वात को बैलेंस करने की जरूरत है, कफ को सही करने की जरूरत है। दूसरी और भी बड़ी वजह देखेंगे तो यहाँ पर सारे वात प्रकोपक हेतु मिलेंगे, जैसे रात्रि जागरण मिलेगा, क्योंकि रात्रि जागरण से हमेशा वात पित्त का प्रकोप होता है। और दिवाशन मिलेगा, क्योंकि जितने लोग भी रात को जल्दी सोते हैं तो पक्का सी बात है कि या तो सुबह सूर्योदय के बाद लेट सोकर उठते हैं, नहीं तो कुछ लोग ऐसे करेंगे कि सुबह, चलो हम काम की वजह से रात में जल्दी सो गए, मतलब लेट सो गए, सुबह भी हम जल्दी उठ गए, लेकिन फिर हम दिन में 2-3 घंटे दोपहर में सो लेते हैं। तो चाहे आफ्टर सनराइज सो रहे हैं, चाहे आप दोपहर के वक्त में सो रहे हैं, दोनों ही दिवाशन का काउंट होगा। तो वहां पर से कफ का जो है दिवाशन हटाना पड़ेगा, मतलब उस चीज को करना पड़ेगा, क्योंकि मांस धातु की दुष्टि जो है दो वजह से मेन होती, एक दिवाशन से होती है और एक दही का होता है। क्योंकि दही को नित्य न सेवनी आहार में शास्त्रकारों ने हमेशा बताया है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा क्या पेशेंट की कर्ड इंटेक तो नहीं है। कर्ड के पर्टिकुलर ऋतुएं हैं, उसी में ऋतुओं में ले, पहली बात है। आयुर्वेद का जैसे नियम कानून है वैसे ले, कि दही कभी भी अकेले नहीं लेना होता है। तीसरी उससे बड़ी बात है कि आप देखो कि हमारे मरीज को अभी अगर बंद कराने की जरूरत है तो हम कुछ टाइम तक बंद कराएंगे, खास करके ट्रीटमेंट में 2-3 महीने मैं तो शुरुआत में बंद कराती हूँ। तो इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपने कर्ड का कर दिया दिवाशन, मैंने तो ये आहार सिंपली लाइफस्टाइल का बताया, बहुत छोटा सा पार्ट। दूसरा बात है कि देख लीजिए क्या पेशेंट को होल्ड कर की हिस्ट्री है, चाहे यूरिन होल्ड की हिस्ट्री होती है, चाहे स्टूल होल्ड की हिस्ट्री होती है। तो क्योंकि तरह तरह की गलत भ्रांतियां दिमाग में बैठी होती है। कुछ लोग का रहता है कि जैसे एक पैनल पर एक पेशेंट आया था जिसने कहा था सीमेन कर्ज को होल्ड हम करते हैं, हालांकि वो इनफर्टिलिटी टाइप के समथिंग इशू के लिए आया था। तो हमने उसको बताया कि नहीं ये सब चीजें ना, तो कोई भी नेचुरल एलर्जी सिंपल सी बात है, जितने शारीरिक वेग होते हैं जब वो आ रहे होते हैं तो उनको निकालना होता है, और जितने मानसिक वेग होते हैं उनको रोकना होता है। बट बलात् न निकालना है ना बलात् रोकना है, तो इस बात का भी पूरा पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। एक ग्रीफ की कंडीशन कुछ लोगों में इटसेल्फ पाई जाती है, हमेशा शोक में रहते हैं, हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं, या कह दो उदास चित्त रहते हैं, और विषाद रोग वर्धना नाम होता है, तो वहां से उस चीज को भी काउंट करेंगे, क्योंकि विषाद से वात का इटसेल्फ अपने आप प्रकोप हो जाएगा। और पोषण सही नहीं हो पाएगा तो कफ धातु जो सही सी धातु, क्या एक तरीके से समझ लीजिए कफ दोष जो है धातु में इसलिए कहूंगी शुरुआत में, क्योंकि जितना जरूरत है वहां तक वो धातु है, धारणा धातु हो, एक्सेस अमाउंट होता है तब वो जाकर के दोष का हुआ है। तो आपको इन सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो भी उसके नेचुरल एलर्जीज वगैरह हैं, क्योंकि हमारा आयुर्वेद का सिंपल कंसेप्ट है संक्षिप्त क्रिया निदान परिवर्तन, मीन्स जो हेतु है, कॉज है, कॉज को रिमूव करेंगे तो इफेक्ट भी रिमूव हो जाएगा। तो एक तो ये चीज हुआ। दूसरी एक और अच्छी सी आज की लोगों की आदत बनी हुई है कि सारे लोग विदाउट ऑयल और घी के खाना खाना है, क्योंकि हो रहा है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं, नाम नहीं लूंगे ओपन पैनल पर, कि जो एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड करते हैं कि इतने फूड आइटम को हाउ यू कैन प्रिपेयर विदाउट ऑयल एंड घी, कि एक बूंद तेल और घी बदन में नहीं जाना चाहिए। तो जब बॉडी में एक बूंद तेल और घी नहीं जाएगा तो वात प्रकोप होगा, क्योंकि चरक जी ने तो साफ साफ कहा उष्णम अश्नियात स्निग्धम अश्नियात, तो स्निग्धम अश्नियात तो है ही नहीं। और स्निग्धम अश्नियात में उन्होंने क्रिस्टल क्लियर बोला है कि प्रॉपर डाइजेशन होगा, आपकी डाइजेस्टिव फायर को बहुत और करेगा, आगे सब सब सारा बढ़िया से रहेगा, मतलब मसल टोन वगैरह सब अच्छी रहेगी, क्योंकि वो डाइजेशन को भी ओके करता है, मसल टोन को भी ओके करता है, आपके ग्लो को, लश्चर को, सब चीजों को करता है। स्नेह के जो जितने गुण है स्नेह। दूसरी बात, हमारी भी एक दूसरे से जो इनकम्पैटिबिलिटी नहीं बन पाती है, कंपैटिबिलिटी नहीं होती, इनकम्पैटिबिलिटी होती है, वो भी एक स्नेह की कमी होती है। तो वहां पर तो हम मेनली आप संधानीगढ़ को स्नेह के साथ दे दीजिए तो वो चीजें आता है। तो ये चीजें भी ध्यान देना पड़ेगा। मीन्स हमने यहाँ पर भी देख लिया कि
क्या क्या चीजें डाइट में है। तो डाइट में वात प्रकोपक आहार विहार जो है वो मना करना पड़ेगा, और खाने में क्या क्या खा रहा है, क्या उसकी एज ग्रुप के हिसाब से चीजें ठीक है कि नहीं है, क्या उसकी जो वर्किंग पैटर्न है उसके हिसाब से ठीक नहीं है, क्या अध्यसन और विस्मासन है मेजोरिटी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज मैम, चली गई साहब, आवाज चली गई। मैम की आवाज नहीं आ वाली रही बात है। नहीं होगा हाँ बोलिए बोलिए। जी। जी सर, आवाज नहीं आ रही है। अब आ आती गई है। आ गई आप, हाँ बोलिए हाँ, बोलिए। मोबाइल का ही है तो वाईफाई पर तो नहीं कनेक्ट किया मैंने, इसलिए कई बार मुंह पर जाता है। पहली बात है। दूसरी बात है कि अगर हम ट्रीटमेंट की बात आए, अगर मरीज लोअर सोशियोइकोनॉमिक लेवल को बिलोंग करता है तो वहां पर बेस्ट चीज है वात के केस में स्नेहन जो है। स्नेहन चिकित्सा बहुत अच्छे से की जा सकती है। तो वात शामक जो भी तेल है वो सारे दिए जा सकते हैं। नहीं कुछ समझ में आता, घर में जो सरसों का तेल भी है उसमें अजवाइन और लहसुन भी पका कर दे देंगे तो भी बहुत बढ़िया काम करेगा। हालांकि सर ने एक संदवादी तेल बताया था, और नहीं सॉरी, रसून रसून सेंधव समथिंग कुछ करके था ऑयल बनाने को। तो उस ऑयल की एक ब्यूटी थी, एरंड तेल में बना था और रसून उसमें अच्छे से पड़ा था, उसमें हींग अच्छे से पड़ी थी और एक दो चीजें और पड़ी थी, मैंने हर्ब्स वगैरह डाल के बनाया था। अगर उसको ओरल इंटेक बनाना है तो ओरल इंटेक के लिए कुछ औषधियां नहीं डालिएगा, हर्ब्स वगैरह। और अदरवाइज आप उसको ऐसा बना सकते हो कि वो ओरल भी दे सकते हो पेशेंट को, और साथ में हाँ उसमें हींग वो भी हल्दी वल्दी भी पड़ी थी, और साथ में उसका अभ्यंग करवा सकते हो बहुत बढ़िया से। तो ओरल का एक फायदा होगा क्योंकि एरंड तेल की प्रिपरेशन है तो रेचन बहुत बढ़िया से हो जाएगा। और वातज व्याधियों में शास्त्रकारों ने खास करके अष्टांग हृदय में क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन है कि वातज व्याधि में हमेशा मृदु विरेचन करते हैं, कफज व्याधियों में तीक्ष्ण विरेचन करते हैं, और पित्तज व्याधियों में विरेचन करते हैं। तो मृदु विरेचन करने के लिए भी हमारे पास कैस्ट्रोल ठीक ऑप्शन है। हालांकि शास्त्र कहता है कि द्राक्षा यूज करिए, बट अधिकतर ऐसे पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही थी, इट मीन्स की अंदर तक काफी बीमारियां हैं। तो कम अमाउंट से शुरू करिए, 5 ml से स्टार्ट करिए, देखिए पेशेंट की प्रकृति जैसी है उस हिसाब से आप मात्रा बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज सूंठी आप कैस्ट्रॉल के साथ तो दे ही देते हैं जो आम पाचन और वो सारी चीजें करता है। बट उसकी एक ड्रॉबैक ये है कि कैस्ट्रॉल इटसेल्फ अकेले में लेने पर या चाहे सूंठी के साथ लेने पर उसकी स्मेल वाली प्रॉब्लम आती है। बट ये जो प्रिपरेशन है जिसमें आपने रसोन वगैरह डालकर बनाया उसका मतलब फ्लेवर अच्छा आता है, पेशेंट इजीली ले सकता है, सबसे बड़ी बात है। तो एक तो ये दे दिया, रेचन भी अच्छे से हो जाएगा और स्नेहन भी हो जाएगा और वात का शमन भी इससे अच्छे से हो जाएगा। तो एक तो ये चीजें दे सकते हैं। पेशेंट की पॉकेट फ्रेंडली बहुत अच्छा से है तो गोल्ड की धातु मतलब जो भी प्रिपरेशन है वो सारी चीजें दे सकते हैं। आप बृहदवात चिंतामणि रस दे सकते हो कि बहुत अच्छा कार्डिक टॉनिक और नर्वाइन टॉनिक है, और मैंने देखा है ऐसे सारे पेन वगैरह सारे किस्म में वो बहुत बढ़िया काम करता है। तो मसल टोन भी अगर लॉस हो रहा है, हालांकि लोकल अभ्यंग जरूर कराना पड़ेगा। अगर होल बॉडी में हो रहा, खासकर हाथ पैर दोनों में हो रहा तो हाथ पैरों का स्टिमुलेशन कराने के साथ में अगर अभ्यंगम कराते हैं, अभ्यंग कराते हैं तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। दूसरी एक चीज और करा सकते हैं जो मतलब बहुत बढ़िया सी चीज है कि स्नेहन के साथ में स्वेदन करा दीजिए तो उससे भी और अच्छा सा रिजल्ट आ जाएगा। तो शुरुआत में थेरेपिस्ट करे, बाद में अपना पेशेंट खुद से करे। तो ये तो स्नेहन हमने करा दिया, वातशामक चीजें दे दिया। अगर कहीं पर भी अच्छे से अनुलोमन वगैरह नहीं हो रहा है तो अपान काल में कुछ चीजें जैसे आप हिंगवाष्टक वगैरह दे सकते हो, आप लौट भास्कर दे सकते हो। आपके पास बहुत सारे हैं, त्रिकटु है, पंचकोल है, अकॉर्डिंग टू अग्नि के हिसाब से जो भी आपको पसंद हो दीपन पाचन, या जो पेशेंट की प्रकृति को आपको पसंद मतलब पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से आप जो डिसाइड करते हो आप वो सारी चीजें दे सकते हो जिस पर आपको बहुत विश्वास हो, जो आपका बात मानता हो, हर्ब या ड्रग जो भी है तो वो दीजिए। दीपन पाचन होने में बहुत अच्छे से होना चाहिए। ऐसे सारे पेशेंट के केस में बहुत बढ़िया मिद दवाएं कुछ ना कुछ जरूर देनी चाहिए। अगर हम बेतवा चिंतामणि रस दे रहे हैं तो वो मिद भी काम करता है तो देना पड़ेगा। गोल्ड का स्वर्ण सिद्ध जल भी ले सकता है। छोटे बच्चे की प्रॉब्लम है तो वहां पर स्वर्ण प्राशन वगैरह करा सकते हैं। छोटे बच्चे में तो मसाज डेली करानी पड़ेगी। और आप एकांग भी रस वगैरह इस तरह की सारी चीजें भी दे सकते हैं। कुछ लोगों मैम ने पहले जागरी रस कषाय पे, मैम पहले कषाय पे शुरू किया जाए ना, पहले हाँ सर, कषाय। कषाय का अगर मैं बात करूं तो आप महारासनादि काढ़ा जो है, रासना सप्तक क्वाथ वगैरह ये सारी चीजें दे सकते हो। अगर लगता है कि नहीं पेशेंट का लीवर वगैरह बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा है और हमें मतलब लीवर पर अच्छे से काम करना है तो ऐसे केसेस में फलत्रिकादि क्वाथ दे सकते हो। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो वहां पर भी फलत्रिकादि क्वाथ दे सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। तो एक्चुअली सिर्फ एक डिस्टोनिया सोच करके हम ट्रीटमेंट करने आए हैं, तो वहां पर मुझे लोकल चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, क्योंकि जब हम प्रॉपर हिस्ट्री नहीं लिए होते हैं तो हमें ये नहीं समझ आता कि पेशेंट को एक्चुअली किस चीज की किस लेवल पर जरूरत है।
तो लोकल थेरेपीज भी बहुत सारी हैं, उनको करा सकते हैं। अगर हमें लगता है पेशेंट बहुत ओल्ड एज का है तो वहां पर हम नर्व की इंजरी भी समझ सकते हैं, तो वहां पर मोरी वेन्ना ऑयल जो है, ये मैंने देखा है कि उन सब से मसाज करने पर जो भी नमनेस वगैरह सारी चीजें रहती हैं वो बहुत बढ़िया हो जाती हैं। एंटी रोमेटिक ग्रुप ऑफ योगा कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उससे ब्लड का सर्कुलेशन मसल्स में अच्छे से जाएगा। तो जैसे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो उससे मसल टोन आ जाएगी। एक और थेरेपी अच्छे से कराई जा सकती है जो कंप्रेसों की है, दैट इज हॉट एंड कोल्ड फोमेंटेशन होती है। 3 मिनट का गर्म और 1 मिनट का ठंडा सेक जो होता है, तो उससे भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में रहता है तो वहां पर भी मसल टोन बहुत अच्छे से आ जाती है। एक बार में 4 बार करना होता है, मतलब 12 मिनट का है पूरा में 3 बार, सॉरी विचारते हैं 12 मिनट का ये होता है। तो ये चीजें कराई जा सकती है। अगर वहां पर मसल वेस्टिंग वगैरह टाइप की कंडीशंस दिख रही है तो फिर सालिसिस्टिक वगैरह के थ्रू कराइए, स्नेहन वगैरह, सालिसिस्टिक पिंडोस्वेद वगैरह जो कराते हैं। तो ये प्रॉपर हमें डिटेल के स्टेकिंग पहले करनी ही पड़ेगी। जो स्टोनिया एक सिम्टम हो गया, क्योंकि एलोपैथी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, जितना मेरा मानना है। और कषाय में आपके पास बहुत सारे हैं, अगर आप ज्वर की हिस्ट्री ले लेंगे तो ज्वर के हिसाब से आप सारे पाचक चला सकते हैं। वैसे सारे पाचक लगभग हर पेशेंट को चलाए जा सकते हैं, कितना दिन का चलाना है ये हमें अपनी युक्ति के हिसाब से, आम के पचन के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। तो जो मेरा मानना है वही सारी चीजें हैं। और आप एरंड पाक वगैरह भी दे सकते हो, अच्छा काम करता है। और दिनचर्या जरूर करेक्ट करिए, क्योंकि ऐसे सारे लोग के अंदर अगर मसल टोन लॉस हो रहा है तो सबसे बड़ी बात है कि सन का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि हड्डियां कहीं से कमजोर साथ में हो रही हैं। और मसल के लिए मार्स का वो है, तो मार्स जो होता है कि यंग एज देता है। तो मार्स के हिसाब से अगर सोचे तो मरीज को जो है थोड़ा सा जमीन पर पैदल चले और जमीन पर सोए, तो उससे भी बहुत अच्छा आराम मिलेगा, क्योंकि मार्स जब सही हो जाता है तब ये सब सारी चीजें इंप्रूवमेंट हो जाती है। खास करके अपने छोटे भाई बहनों से उसकी अच्छी ट्यूनिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो सभी सारे स्ट्रेस के हेतु होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मोटा मोटा ये ट्रीटमेंट बनता है, अदरवाइज फिर पेशेंट स्पेसिफिक होगा। जी सर, थैंक यू सर। ठीक ठीक है मैम, मैं बताता हूँ। बहुत बढ़िया बताया मैम आपने। एक कोई सैमसंग SM-AE356E वो होस्ट है, वो सर को ला सकते हैं, है ना। और तब तक मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, मैम ने बहुत बढ़िया बहुत डिटेल में बताया कैसे बात को। मैम थोड़ा सा इसमें एलोपैथिक में जब देखा जाता है तो उसमें बात का जो क्षय हो रहा है वो शिरा स्थान में हो रहा है। तो इसमें जो कंप आ रहा है वो डिस्टोनिक है, मतलब वो उसमें टोन नहीं है, वो कंट्रोल नहीं है। तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को ऐसे कषाय सेलेक्ट करने होंगे जो कफ बढ़ाएं और वात को क्षय करें। तो उसमें धनन धनादि कषाय एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आया जो इस तरीके के कंप के में बहुत बढ़िया काम करता है। अष्टबर्गम कषाय आया है, वो बहुत बढ़िया काम करता है। एक मुस्तादी मर्म कषाय आया है, क्योंकि सिरा भी तो मर्म है, हम लोग को ये मर्म को सोच के चलना चाहिए। तो मुस्तादी मर्म कषाय एक बहुत बढ़िया आया है। और जब हम लोग वात को देखते हैं तो विदार आदि बीतर आदि जो इस तरीके की जो क्वाथ आए हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं। और ये बहुत बढ़िया बताया आपने, महाराष्ट्र नदी वगैरह बताया है। लेकिन चूंकि हमको कफ बढ़ाना है और हमको कोशिश ये करनी है कि वात के रूक्ष उष्ण गुण पे काम करना है और हमको ग्रहण करना है, और मतलब हमको कफ बढ़ा के पुष्ट भी करना है उस पार्ट को, क्योंकि वहां पे संकोच हो रहा है, परमाणु स्तंभ रुक हो रहा है, रुक मतलब दर्द हो रहा है, स्तंभ हो रहा है, कई बार स्तंभ हो रहा है, कई बार चल हो जा रहा है, भेद हो रहा है। भेद मतलब बहुत ज्यादा तीव्र भेदन, बहुत पीड़ा हो रही है। और वर्त हर्ष तर्पणम, वर्त हो रहा है, हर्ष मतलब रोमांच हो रहा है, तर्षण थोड़ा सा वहां पे अलग सी एक वो हो रही है। तो ऐसे में जो मैंने पढ़ा था भद्र दारू, ये है सबसे बढ़िया। अगर आपकी कोई भी बात व्याधि हो तो केवल भद्र दारवादी कषाय, भद्र दारी कषाय का जो फॉर्मूला है, भद्र दारू 10 नतम कुष्टम 10 मूलम बला, तो है मतलब इतनी बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि 10 मूल भी पढ़ा है, दोनों बलाएं भी पढ़ी हैं, और नतम भी पढ़ा है, नतम मतलब तगर, तगर भी पढ़ा है और कुष्ठ भी पढ़ा है, और भद्र दारू तो इटसेल्फ बहुत बढ़िया है। और जब लेटर स्टेज में जो है क्षीर कषाय जो है जोड़े जा सकते हैं, जिसमें कई प्रसारणी, और एक सर बताते थे निर्गुंडी और अपमार्ग का, निर्गुंडी और सहचर वगैरह का ये बताया, वो भी किया सकता है। हम लोग को उस जगह पे ग्रहण करना है, कब पुष्ट करना है, वात का शमन करना है, तो हम लोग बल्ला चूर्ण है, अश्वगंधा चूर्ण है, शत पुष्पादि चूर्ण है, नवायस चूर्ण है,
इस तरीके के चूर्ण जो वहां पे पोषण करें, वहां पे उस नस शिरा स्नायु संकोच जो हो रहा है उसको पोषण करें। जब हम लोग तेल पे उतरते हैं तो इंटरनली भी तेल दिए जाते हैं, जैसे मैम ने तो बहुत बढ़िया अभ्यंग के बताया है, और धान मंत्रम है, सहचरादि है, ये आपका अभ्यंग होता है। मास तेल का जो है उड़द के तेल का, और मिष्पुष्टि। हमको यहाँ पे मैम ने सेंधवाती भी जोड़ा, क्योंकि ऊर्ष ग्रहण भी करना है, तो सेंधवाती भी बहुत बढ़िया काम करेगा। और बला, अश्वगंधा, लाक्षादी भी मैम ने बहुत बढ़िया बोला कि बला भी हमको करना है, अश्वगंधा नरिशमेंट भी करना है, लाक्षादी वहां से स्वेलिंग को हटाएगा। मैम गोल्ड प्रिपरेशन, क्योंकि आज की डेट में गोल्ड प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा है और हमारे पास कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम रस औषधि लेके चलते हैं तो हमारे ब्रेन पे काम करने वाली पूर्ण चंद्रोदय से अच्छी कोई दवाई नहीं है। और स्वर्ण भस्म जो हृदय का बमरीकरण करता है, पूर्ण चंद्रोदय हृदय ब्रेन को पुश करता है, और वही काम मुस्तादी कषाय करता है। और अगर हम लेह कल्पना देते हैं तो दशमूर हैतकी लेह आता है हम लोग के पास, एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और एक अश्वगंधा लेहम करके आता है जो हम लोग का एक अमृत प्राश घृत होता है, और नरसिंह रसायन। ये हम लोग के पास चार ऐसे लेह हैं, लेह कल्पना है, जो हम लोग ब्रेन या कोई भी वात की बीमारी या डिटेरियोरेशन कहीं हो रहा हो या नेक्रोसिस हो रही हो, उसमें हम लोग का ये पहुंचता ही पहुंचता है। सर मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, सैमसंग SMA365E वो होस्ट है, वो सर को ला सकते हैं, क्योंकि ये संभाषा बंद भी करनी पड़ेगी। अभ्यंग का सन बता दिया। पिच्चिल जो केरल की बहुत बढ़िया है कि धारा गिरानी है आपको, वहां पे हम लोग को दो भाग हर है तो सहस्रादि है, और अगर सर्वांग बात है तो ध्यान मंत्रम। और सर्वांग के लिए बोला भी गया, सर्वांग को भी तो बात गात्र स्फुरण भंजनम, मतलब जो पूरे शरीर में अगर बात है तो वो हाथ पैर में स्फुरण करेगी, मतलब जो कंप जो आया उन्होंने वो करेगी। और जो आक्षेपक में भी यही बोला है, मुहर आक्षेपति क्रुद्धो गात्रान आक्षेपको अनिला, वो हाथ पैर में जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उससे वो आक्षेपण करेंगे। तो वो जो शिरा स्नायु का संकोच जो एक बहुत बड़ा कारण है वहां पे। हम जब सिम्टम मैम ने बोला कि थोड़ा सिम्टोमेटिक भी है, लेकिन उसमें एलोपैथिक में उन्होंने बोला है कि ब्रेन, और हम लोग के में भी जब बोला गया है कि शिरा मूल में है, तो शिरा से सारे स्नायु और सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और ऑटोनोमिक सिस्टम कवर होते हैं। तो इसके लिए नस कह के मैम ने थोड़ा सा रोक दिया, लेकिन शिरोधारा या शिरो पिच्चू, ये हम लोग को हमेशा इस तरीके, चाहे गैस्ट्रिक एंटिक अपसेट हो या कोई भी ब्रेन की डिजीज हो या कोई भी इस तरीके का तनाव से, स्ट्रेस से या बीपी से या इससे से कोई भी कोरिलेटेड मेटाबॉलिक या ऑटो इम्यून डिजीज, इवन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी बोलूंगा मैं, उसमें भी जिसमें आप शिरोधारा कर सकते हैं, ब्राह्मी से, अश्वगंधा से शिरो पिच्चू रखा जा सकता है, क्षीर बला का, सहस्त्रादि का, धानवंतरम का, और नस नस जो है किया जा सकता है, जिसमें भी ब्रहण तेल होने चाहिए। शिरो बस्ती एक बहुत बढ़िया जो है हम लोग के पास वो है कि जिसमें एक चमड़े का उसमें तेल भर के जब तक नाक कान से डिस्चार्ज ना हो जाए तब तक शिरो बस्ती रखी जाती है, वो भी तेल बार बार बदला जाता है। और बला गुलचादी भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बस्ती जब हम लोग उतरते हैं, जो तो शिरो बस्ती हो गया, लेकिन नॉर्मल बस्ती जब भी बात की पुष्टि करनी है तो हम लोग के पास 3-4 ऑप्शन आते हैं, जिसमें यापन बस्ती हम लोग के यहाँ बोली गई है, जिसमें मुस्तादी यापन बस्ती है, राज यापन बस्ती है, द्यू पंचमूलादी बस्ती है, और इस तरीके की जो बस्तियां हैं ये वंडरफुल रिजल्ट करती हैं। या तिक्ति क्षीर बस्ती, जो तिक्त क्षीर बस्ती में भी घृत का जो है हम लोग को ऐसे घृत का इस्तेमाल करना है जिससे पुष्ट हो, न से पुष्ट हो, कफ का क्षय हो, और कफ का क्षय को वो पुष्ट करे। तो इसके लिए द्यू पंचमूलादी बस्ती, जैसे जब भी बस्ती कल्पना शुरू की जाती है तो हमेशा ये कहा जाता है मक्षकम लवणम स्नेहम कलकम क्वातम,
तो जो माच्छिक है और रबड़ का जो है आपको करना है। और जब स्नेह का इस्तेमाल करना है तो चाहे वो, हाँ, एक सुकुमार कषाय मैं भूल गया, कुछ सुकुमार कषाय और कल्याणक घृत, कल्याणक अबले, ये भी जो है ब्रेन के डिटेरियोरेशन जहाँ पे हो रही है, जहाँ पे संप्राप्ति नेक्रोसिस की हो रही है, उसको ये कवर करता है। और किसी का सर पार्किंसन और डिटेरियोरेशन डिफरेंट कैसे करेंगे? पार्किंसन जो है भी ब्रेन से रिलेटेड है, डिस्टोनिया भी ब्रेन से रिलेटेड है। डिस्टोनिया में एग्जर्शन में अगर आप इनवॉल्यूटरी जो मूवमेंट हो रही है उसको अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे, मतलब वहां पे, तो वो उसका वर्सनिंग होती है। जबकि पार्किंसन का जो है उसमें आप रोकेंगे तो भी वर्सनिंग नहीं होगी। डिस्टोनिया में वर्सनिंग है, क्योंकि वो एग्रीवेट हो जाता है और सिम्टम एग्रीवेट हो जाता है। और पार्किंसन में अगर रोकते भी हैं, या हाथ पैर मूवमेंट कंप उसमें भी, हाथ में भी हो रहा है कंप, इसमें भी हो रहा है, उसमें भी किसी किसी पार्ट में हो रहा है, ब्रेन का डिटेरियोरेशन उसमें भी है, और ब्रेन का डिटेरियोरेशन इसमें भी है। इसमें भी प्राइमरी लेवल पे सीएनएस इन्वॉल्वमेंट है, सेकेंडरी लेवल पे नेक्रोसिस या कोई भी ब्रेन डिसऑर्डर इन्वॉल्व है। वहां पे केवल केवल एक मज्जा धातु का क्षय ही होता चला जाता है। वहां पे सीएनएस का नहीं आ रहा है, सीएनएस का इसमें मेंशन किया गया है, उसमें मज्जा धातु का क्षय होता चला जाता है। मज्जा धातु का क्षय इसमें भी हो रहा है, मज्जा धातु का, लेकिन ये सेकेंडरी स्टेज पे हो रहा है, प्राइमरी लेवल पे नर्व्स का हो रहा है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, जो एक ग्रुप में कोई नंबर आ रहा है, वो भी चलेगा क्या? अब कौन होस्ट है? अब प्रियंका यादव होस्ट हैं। प्रियंका यादव जी, हेलो मैम। जी नमस्ते सर। मैम हाँ वो जी सर को ऐड करिए, क्योंकि ये संभाषा बंद करनी होगी, 8 बज गया है मैम। सर, किस तरह आप से ऐड होस्ट हैं, करते हैं मैम प्लीज आप मुझे पता आप है, सर मैम का। आप संभाषा ही बंद सर कर जो दो भी होस्ट होगा बंद कर लेगा अपने आप से आराम से। अच्छा तो मैम, आप मैम बंद आप इसको, करो क्योंकि 8 बज गया है। हाँ तो ये आप इसको ऐसा करो ना मैम, इसको एग्जिट मारोगे तो हो जाएगा, आपके पास ये ऑप्शन आएगा, जो होस्ट होता है उसके पास ठीक ऑप्शन है। आता है। ओके ओके, ये एंड करने का ऑप्शन जो दिख रहा है वहीं हाँ पे हाँ क्लिक हाँ, कर दें उसी क्या? में हाँ उसी हाँ, में क्लिक कर दीजिए। आप वहीं ओ, पर कर तो हो जाएगा। जी जी, ठीक। जी मैम, थैंक बाकी सर बताएंगे शाम को 9 बजे के मवासे में।